फिल्म की शुरुआत सीटल के पास एक शांत समुद्री इलाके से होती है, जहां जेसन नाम का बेरोजगार इंजीनियर मछली पकड़कर लौट रहा होता है। तभी काले बादलों का तूफान उसकी ओर बढ़ने लगता है और वह मौसम बिगड़ने से पहले घर जाने का फैसला करता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। घर पहुंचकर जेसन डोनट्स लेकर परिवार को उठाता है और सब नाश्ते के लिए बैठते हैं। एन उसे कैसिडी को खाना खिलाने से रोकती है क्योंकि उसने अभी दिल की दवा ली है। तभी ग्राम बताता है कि स्ट्रीमिंग सर्विस चलना बंद हो गई है। जेसन मजाक में कहता है कि शायद घर पुराना हो गया है। एन कहती है कि अगर वह तैयार है तो वह घर बदलने के लिए तैयार है। फिर वह बताती है कि अगले दिन एक आदमी चिमनी की दरारें देखने आने वाला है। उसके मुताबिक कमजोर नींव के कारण शायद यही चिमनी घर को संभाले हुए है। तभी बच्चे जेसन से बारिश के बावजूद क्रिसमस ट्री खरीदने चलने की जिद करने लगते हैं। जेसन पहले मना करता है, लेकिन ग्राहम उसे उसका वादा याद दिलाता है और वह मान जाता है। परिवार बाहर जाने की तैयारी करता है। तभी पता चलता है कि घर का कोई दरवाजा या खिड़की नहीं खुल रही। पहले उन्हें लगता है कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क भी बंद मिलते हैं तो सब घबराने लगते हैं। जेसन पूरी ताकत से सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक जोरदार झटके से पीछे जा गिरता है। फिर वह लोहे की लंबी छड़ लेकर खिड़की तोड़ देता है। बाहर एक अजीब बारिश जैसी परत दिखाई देती है जिसने पूरे घर को घेर रखा था। अब साफ था कि वे अंदर पूरी तरह फंस चुके हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि पूरा पड़ोस भी इसी तरह फंसा है। तभी वे अपनी पड़ोसी सुसान को सुबह की दौड़ से लौटते देखते हैं और उससे मदद लाने को कहते हैं। वह मदद लेकर वापस आने का वादा करती है। धीरे धीरे दूसरे पड़ोसी भी अपनी खिड़कियों पर आ जाते हैं और सब कागज पर लिखे संदेशों से बात करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसके पीछे सरकार है, जबकि कुछ इसे एलियंस का काम मानते हैं। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बच्चों को शांत रखने के लिए जेसन और एन पड़ोसियों की ओर इशारा करके उनके बारे में बताते हैं। सामने रिचर्डसन, ग्रेग जो सुसान का पति है, कुत्ते वाली और नाव वाला बेवकूफ। रात में जेसन परिवार को भरोसा दिलाता है कि वे सुरक्षित हैं और उनके पास जरूरत का सामान है। बच्चों के सो जाने के बाद एन बताती है कि उसके लिए शांत रहना मुश्किल हो रहा है और उसे अपने माता पिता की चिंता है। जेसन उसे भरोसा देता है कि वे ठीक होंगे। फिर वह बताता है कि उसने चुपके से एक बंदूक खरीदी है क्योंकि उसे बार बार बुरे सपने आते थे कि कुछ बुरा होने वाला है। एन इस बात से नाराज होती है, खासकर बच्चों के घर में होने के कारण। जेसन उस परत को तोड़ने की हर कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। एन जब उसे देखने आती है तो वह बताता है कि बारिश जैसी वह परत पूरे घर को बंद कर चुकी है। ये पता चलने के बाद कि ताजी हवा अब भी अंदर आ रही है, उन्हें समझ आता है कि दम घुटने का खतरा नहीं है। एन को लगता है कि बारिश रुकते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जेसन कहता है कि यह परत इंसानों की बनाई हुई नहीं लगती। एन बस उससे कहती है कि खुले हिस्से ढक दे ताकि बच्चे उन्हें न देख सकें। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। जेसन और एन को उम्मीद होती है कि अब वह परत भी हट गई होगी, लेकिन सामने का दरवाजा अब भी नहीं खुलता। परिवार धीरे धीरे एक तय दिनचर्या बनाने लगता है। एन घर में कुछ नियम बनाती है ताकि जिंदगी सामान्य बनी रहे। जेसन खाना कम करके रखने लगता है और सबको पानी, बिजली और गैस बचाने को कहता है। वह बच्चों को भरोसा दिलाता है कि ये सब कुछ समय के लिए है और वह और एन उन्हें सुरक्षित रखेंगे। जेसन बच्चों को घर पर पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वे जल्दी ही ऊब जाते हैं। फिर वह उन्हें मछली साफ करना सिखाने लगता है और रूथ के खिलौनों पर इसका अभ्यास करवाता है। एक हफ्ते बाद एन टमाटर काट रही होती है। जेसन उसके बीज फेंकने वाला होता है, लेकिन एन उसे रोककर बीज सुखाने का फैसला करती है ताकि बाद में उन्हें बोया जा सके। हाथ से लिखे संदेशों के जरिए जेसन को मैक्स से पता चलता है कि यह अजीब घटना करीब 5 ब्लॉक तक फैल चुकी है। दोनों अपनी नौकरियों के बारे में भी बात करते हैं। मैक्स बताता है कि वह रिटायर्ड डेंटिस्ट है और उसका खाना भी अब कम पड़ने लगा है। अगले कुछ हफ्तों में परिवार धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी का आदी होने लगता है। वे नाचकर, फिल्में देखकर, कसरत करके और साथ समय बिताकर खुद को व्यस्त रखते हैं। एन खाना उगाना सीखती रहती है, जबकि जेसन घर के काम संभालता है। क्रिसमस आता है तो वे पेड़ लगाते हैं और खिड़कियों से पड़ोसियों को क्रिसमस मनाते देखते हैं। उसी रात अटारी में रूथ ग्राम से कहती है कि उसे लगता है रहस्यमयी रेन वॉकर वापस आ गया है, लेकिन वह इसे सिर्फ कोई जानवर समझकर टाल देता है। खाना कम होने पर बच्चे खाने की शिकायत करते हैं और उसे खाने से मना कर देते हैं। जेसन उनकी प्लेटों से खाना लेकर खुद खा लेता है। तभी रूथ कहती है कि उसने बाहर किसी को देखा है। एन इसे उसका वहम मानती है, लेकिन जब रूथ कहती है कि वह रेन वॉकर था तो जेसन गुस्सा हो जाता है और उसे याद दिलाता है कि सब लोग घरों में फंसे हुए हैं। फिर वह अपनी आवाज ऊंची करने के लिए तुरंत माफी मांगता है। इसके बाद एन बिना असली चीनी के बनाए घर के बिस्कुट देकर सबको चौंका देती है। रात में एन और जेसन चुपचाप सोचते हैं कि इस हालात का बच्चों पर क्या असर हो रहा है। दोनों एक दूसरे को भरोसा देते हैं कि वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्हें एक दराज में आखिरी जॉइंट मिलता है, जिसे पीते हुए वे साथ बैठकर अपनी पुरानी डीवीडी देखते हैं। जेसन मानता है कि अजीब तरह से परिवार के साथ इस तरह फंस जाने से
वह पहले से ज्यादा खुश है। तभी एन बाहर एक लोमड़ी देखती है और चुपचाप उसके अच्छे भाग्य की कामना करती है। अगली सुबह परिवार एक दूसरे को छोटे छोटे क्रिसमस गिफ्ट देता है। तभी बच्चे एन को उसके बचाए बीजों से उगा पहला टमाटर देते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि रूथ मिसेस रिचर्डसन को बाहर खड़ा देखकर बताती है वह उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते वह अचानक गिरकर मर जाती है। उसी रात रूथ अपनी गुड़िया से खेलने के लिए उठती है और बाहर से आती तेज आवाज सुनती है। खिड़की से देखने पर उसे सुसान दिखाई देती है और परिवार उसके पास दौड़कर आता है। सुसान मदद की गुहार लगाती है और बताती है कि बाहर सभी लोग मर चुके हैं। तभी उसे पास में कुछ सुनाई देता है और वह सबको छिपने के लिए कहती है। अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर खींच ले जाती है और वह चीखने लगती है। तेज रोशनी चमकती है और सुसान गायब हो जाती है। जेसन परिवार को इकट्ठा करके नए नियम बनाता है। बारिश के समय खिड़कियों से दूर रहना है और पर्दे बंद रखने हैं। अगले दिन जेसन बच्चों की पी क्लास शुरू करता है। ग्राहम घर के चारों ओर दौड़ लगाता है, जबकि रूथ एरियल सिल्क्स की कसरत करती है। तभी चिमनी का ढक्कन अचानक निकल जाता है और बाहर जाने के लिए एक छोटा रास्ता खुल जाता है। रूथ इतनी छोटी थी कि उस संकरे रास्ते से जा सकती थी, इसलिए परिवार एरियल सिल्क की मदद से उसे चिमनी तक ऊपर खींचता है ताकि वह उसे देख सके। वह किसी तरह छेद तक पहुंचती है, लेकिन सिर्फ उसका हाथ ही बाहर जा पाता है। फिर रूथ वापस नीचे आ जाती है। कुछ देर बाद कैसिडी की दवा का असर खत्म होने लगता है और वह कराहने लगती है। जेसन समझ जाता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वह एन से बच्चों को दूसरे कमरे में ले जाने को कहता है और फिर कैसिडी को मौत दे देता है। बाद में एन उसे चिमनी में जलाने की बात कहती है, लेकिन जेसन सुझाव देता है कि अगर आगे खाना खत्म हो गया तो कैसिडी के मांस को फ्रीजर में रखा जा सकता है। ये सुनकर एन डर जाती है और उससे कहती है कि वह सब संभाल ले, लेकिन उसे कुछ न बताए। जेसन मांस को फ्रीजर में रख देता है। फिर वह कैसिडी के बचे हिस्से चिमनी से बाहर लोमड़ी के लिए फेंक देता है, लेकिन बारिश शुरू होते ही लोमड़ी वहां से भाग जाती है। परिवार पर्दे बंद कर लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। माता पिता की चेतावनी के बावजूद रूथ अपना पौधा लेने खिड़की के पास चली जाती है। अचानक वे जीव गुर्राने लगते हैं और सबको बिल्कुल शांत रहना पड़ता है जब तक वे वहां से चले नहीं जाते। डरकर रूथ अपने माता पिता के पास भागती है और एन उसे संभालती है। 3 महीने बीत जाते हैं। रूथ कहती है कि उसे अब भी भूख लगी है, तो जेसन अपना हिस्सा उसे दे देता है, लेकिन उसे और चाहिए। वह फ्रिज की ओर दौड़ती है, मगर एन उसे रोक लेती है। जेसन एन से उसे देखने देने को कहता है। रूथ देखती है कि फ्रिज पूरी तरह खाली है। दिल टूटने के बाद रूथ रोते हुए ऊपर भाग जाती है। भूख से कमजोर एन बेहोश होकर गिर जाती है। जेसन हार मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन एन को लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तभी ग्राहम एक्वेरियम से मछली निकालकर लाता है और उसे पकाने को कहता है। ग्राहम को जिम्मेदारी लेते देखकर एन में थोड़ी उम्मीद लौट आती है। जल्द ही जेसन को समझ आता है कि बाहर रखा मांस जानवरों को खींच रहा है, इसलिए वह उसका इस्तेमाल जाल बिछाने में करने लगता है। कई बार नाकाम होने के बाद आखिर वह एक गिलहरी पकड़ लेता है, जिससे परिवार को लंबे समय बाद ढंग का खाना मिलता है। लंबे समय का इंतजाम करने के लिए जेसन और एन घर के अंदर ही खाना उगाना शुरू करते हैं और फर्श के एक हिस्से को बगीचे में बदल देते हैं। समय बीतने के साथ परिवार इस जिंदगी का तरीका सीख लेता है। वे खुद खाद बनाते हैं और ताजा मांस पाने के लिए जाल लगाते हैं। बाहर बहुत से लोग भूख से मरते हैं या उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन यह परिवार साथ रहता है और हार नहीं मानता। कई साल बीत जाते हैं और आखिर बिजली भी चली जाती है। 5 साल बाद ग्राहम और रूथ बड़े हो चुके हैं। बाहर पूरा इलाका लगभग शांत है और ज्यादातर पड़ोसी जा चुके हैं या मर चुके हैं। जेसन अब भी हर दिन जंगली जानवरों का शिकार करके परिवार के लिए खाना जुटाता है। एक दिन एन उसके बाल काटते हुए बताती है कि ग्राहम बड़ा होने के साथ और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। जेसन अपने जाल को भी बेहतर बना देता है, जिससे पकड़ा गया जानवर अपने आप घर के अंदर खिंच आता है। बारिश सालों से लगातार होती रहती है और धीरे धीरे घर जमीन में धंसने लगता है। बाद में जेसन परिवार को दिखाता है कि उसने उनकी पुरानी कार ठीक कर दी है। ग्राहम इसे बेकार बताता है क्योंकि वे घर से बाहर जा ही नहीं सकते। जेसन कहता है कि उन्हें कोशिश जारी रखनी चाहिए क्योंकि एक दिन बारिश रुक सकती है और तब वे यहाँ से निकल पाएंगे। बहस के बाद ग्राहम गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में एन जेसन से कहती है कि बच्चे उसके बिना बड़े हो रहे हैं क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ जिंदा रहने पर है। जेसन समझ जाता है कि एन सही कह रही है। तभी एक और तूफान आता है और परिवार फिर से घर को बंद कर देता है। इस बार सामने का दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुल जाता है और एक जीव जबरन घर में घुस आता है। सब छिप जाते हैं और वह हर कमरे में उन्हें खोजने लगता है। उसके शरीर की जमा देने वाली ठंड एन के लगाए सारे पौधे बर्बाद कर देती है। एन जेसन से बंदूक मांगती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, जीव बाहर की कोई आवाज सुनकर घर से निकल जाता है। ग्राहम सबको बाहर भागने के लिए कहता है, लेकिन जेसन उसे रोक देता है। कुछ ही पल बाद सामने का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। तभी रूथ देखती है कि पीछे बचा पानी बारिश का नहीं है, वह समुद्र का खारा पानी है। रूथ कहती है कि ये जीव लेवायथन, क्रैकन या जलपरी भी हो सकते हैं। वह बताती है कि समुद्र का ज्यादातर तल आज भी इंसानों ने नहीं खोजा है, इसलिए ये एलियंस जरूरी नहीं है। हो सकता है ये पुराने समुद्री जीव हो जो अपनी दुनिया में वापस आए हो। इससे ये भी
समझ आ सकता है कि वे बारिश और पानी को कैसे काबू कर रहे हैं। जेसन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उनका घर अब भी उनका घर है। खारे पानी ने एन का पूरा बगीचा बर्बाद कर दिया था और पीने का पानी भी खराब हो गया था। एन कहती है कि अब उनका भी वही हाल होगा जो बाहर बाकी लोगों का हुआ। जेसन कहता है कि वे ओस जमा कर सकते हैं और फिर से पौधे उगा सकते हैं, लेकिन एन कहती है कि उनके पास इतना पानी ही नहीं है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। एन कहती है कि वे हमेशा के लिए इस घर में कैद नहीं रह सकते। अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वे यहीं मर जाएंगे। इसी बीच जेसन का एक जाल एक नेवले को पकड़ लेता है और उसे घर के अंदर खींच लाता है। रूथ उसे देखने जाती है, लेकिन डरा हुआ जानवर उसे काट लेता है। घाव में संक्रमण हो जाता है और उसे तेज बुखार हो जाता है। उसे एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, लेकिन परिवार के पास कोई दवा नहीं बची थी। परेशान होकर जेसन कार को बार बार गैरेज के दरवाजे से टकराता है ताकि उसे तोड़ सके, लेकिन दरवाजा नहीं हिलता और जेसन बुरी तरह घायल हो जाता है। परिवार दौड़कर उसकी मदद करता है। तभी जमीन के खिसकने से बनी दरारों को देखकर जेसन को एक विचार आता है। वह घर में बनी दरारों का पीछा करता हुआ जमीन खोदता है और उसे नीचे जमीन में बने सीवर के पाइप मिलते हैं जो सभी घरों को आपस में जोड़ रहे थे। उसे समझ आता है कि ये पाइप रिचर्डसन के घर तक जाते हैं, जहां डेंटिस्ट मैक्स के पास शायद एंटीबायोटिक हो सकती है। लेकिन पाइप जेसन के लिए बहुत छोटा था, इसलिए एन खुद जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह संकरे पाइप से रेंगते हुए रिचर्डसन के घर पहुंच जाती है। अंदर उसे मिसेज रिचर्डसन की सड़ी हुई लाश मिलती है। उसे बेसमेंट में एंटीबायोटिक मिल जाती है और वह पानी की कुछ बोतलें भी साथ ले लेती है। तभी फिर से बारिश शुरू हो जाती है। खिड़की से जेसन उसे दवा के साथ देखता है और वापस आने को कहता है, लेकिन घर के अंदर पहले ही एक जीव मौजूद था। एन छिप जाती है और उसके नजरों से बचकर पाइप तक पहुंचती है। तभी आखिरी पल में जीव उसे देख लेता है और एन को अपनी पिस्तौल चलानी पड़ती है। जेसन एरियल सिल्क की मदद से उसे वापस घर में खींच लेता है। एन के अंदर आते ही जेसन पाइप का मुंह तोड़कर भारी पत्थरों से बंद कर देता है ताकि जीव अंदर न आ सके। एन रूथ को एंटीबायोटिक देती है और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगती है। इसके बाद जेसन एन से कहता है कि बच्चों को अटारी में ले जाओ ताकि जीव दोबारा आए तो वह अकेले उसका सामना कर सके। एन मना कर देती है और कहती है कि वे एक परिवार हैं और उन्हें साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। तभी ग्राहम कहता है कि अब वे छिपते नहीं रहेंगे। अगर ये जीव घर के अंदर आ सकते हैं तो बाहर भी जा सकते होंगे। छिपकर मरने का इंतजार करने के बजाय उन्हें अब पलटकर लड़ना होगा। एन उसकी बात मान लेती है और आखिर जेसन भी तैयार हो जाता है। परिवार घर में मौजूद हर काम की चीज से एक जाल तैयार करता है। ग्राहम जीव को ढूंढेगा, रूथ रस्सी डालेगी, एन उसे जेसन की ओर खींचेगी और जेसन जाल फंसाएगा। जाल तैयार होने के बाद वे बारिश का इंतजार करते हैं। आखिर बारिश शुरू होती है और हर खुले हिस्से से पानी घर में घुसने लगता है। तभी जीव आता है और परिवार अपनी योजना पर अमल करता है। एन उस पर बम फेंकती है और उसमें आग लग जाती है। जेसन उस पर भाला फेंककर हमला करता है, लेकिन पहला वार चूक जाता है। वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार भाला जीव को लग जाता है, लेकिन वह फिर भी उनका पीछा करता रहता है। पानी बढ़ने लगता है और परिवार ऊपर की मंजिल पर चला जाता है। ग्राहम अपना मिस्टी हारपून लेने वापस जाता है। तभी जीव अचानक उस पर हमला कर देता है। परिवार उसे खींचकर बचा लेता है और फिर अटारी में चला जाता है। जीव उनके पास पहुंचता है तो पूरा परिवार मिलकर उसका सामना करता है और जेसन उसके शरीर में भाला घुसा देता है। जाल जीव को नीचे खींचकर जकड़ लेता है। इसके जोर से घर में दरारें पड़ जाती हैं और पानी बाहर निकलने लगता है। परिवार दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं खुलता। जेसन जीव की ओर देखकर उसे दरवाजा खोलने को कहता है। एन उसे चेताती है कि घर टूटने वाला है। तभी जेसन समझता है कि शायद जीव उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। वह उसके बंधन काट देता है और जीव दरवाजा खोल देता है। बाहर निकलने पर परिवार खुद को ऐसे ही कई दूसरे जीवों से घिरा पाता है। पकड़ा गया जीव बाकी जीवों से कुछ इशारे करता है और वे वहां से चले जाते हैं। परिवार को एक नाव मिलती है। वे कुछ जरूरी सामान लेते हैं और समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या दुनिया में कोई और भी जिंदा बचा है। यही ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।